बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, 12 जुलाई का फैसला और उसके बाद तफसीली ऑर्डर जो निकल कर सामने आया तो सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन की तरफ थी कि इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला लेता है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करता है। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निकलकर सामने आया था 12 जुलाई को, उसका तफसीली ऑर्डर है कि जनाब ये 39 की मखसूस नशिस्तें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा तौर पर मंजूर कराया गया और उसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। यह भी कहा गया कि जनाब ये 66 और 108 के तहत ये जो तमाम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है ये 2017 से जितने भी फैसले होंगे उस पर नाफिजुल अमल होगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब ये 3 दिन के अंदर फैसला करना होता है किसी भी अराकीन पार्लियामेंट को जो कि बाकायदा तौर पर आजाद हैसियत से मुंतखब होकर आता है, उसको किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इसी वजह से अब जब ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है तो उसके बाद 12 जुलाई का जो फैसला है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उसको नाफिजुल अमल किया जाए। और मीनवाइल स्पीकर नेशनल असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया था कि जनाब आप ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है तो आप मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब ये 12 जुलाई का जो फैसला था उसका तफसीली ऑर्डर निकलकर सामने आया और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बाकायदा तौर पर 7 इजलास इलेक्शन कमीशन के हुए और आज इलेक्शन कमीशन का बाकायदा एक मौकिफ सामने आया। और देखा जाए बादी नजर में जो नजर आ रहा है वो लग ये ऐसा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर से सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आप कह देंगे हिस्से में डाल दिया। वो किस तरीके से? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब हम थोड़े से अब कंफ्यूजन का शिकार इस सेंस में हो गया है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत अगर हम इस पर फैसला करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करते हैं तो फिर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की नफी होगी। तो जनाब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? अब इसी सारे तनाजुर के अंदर क्योंकि अभी जो चीज़ें निकल कर आई हैं उन्होंने ये भी बात बोली है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल चूंकि नाफिज हो चुका है उसके बाद फैसला सामने ये तफसीली फैसला है तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यानी उन्होंने फिर से जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में डाल दी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी कानूनी माहिरीन से हमारी बात होती है सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली वर्डिक्ट दे दिया है 12 जुलाई के फैसले को, यानी उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक तफसीली फैसला सामने आ गया। अब इस तफसीली फैसले पर अगर किसी को एतराज है तो वो फिर अपील में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपील तो बेसिकली नहीं किया जा सकता, रिव्यू में जाया जा सकता है। अगर लोअर कोर्ट्स का कोई फैसला होता है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उस पर अपील कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला दिया है तो आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन रिव्यू में जाने से पहले 2 चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि जनाब आपने उस फैसले पर अमल दरामद करना है लाजमी तौर पर। जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। अगर रिव्यू में आप जाते हैं 75% रिव्यू हैं जो कि वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिव्यू में जाने के लिए आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़ज़ साहिबान ने इन चीजों पर अमल दरामद नहीं किया या इन पर सरफ नजर कर दिया या इनको नहीं देख सके और उनके पास एक कानूनी वजूहात होनी चाहिए जिसकी बिना पर वो अदालत को ये बावर कराएं, ये दरख्वास्त करें कि सर जी आपने इन चीजों पर नजरसानी नहीं की है तो खुदारा इस पर आप जरा नजरसानी कीजिए और अपील पे जाइए। 75% जो अपील के फैसले होते हैं या अपील का जो, क्योंकि जज साहिबान खुद बैठ के डिसाइड करते हैं कि अपील पर हमारे पास आई है तो इस पर क्या किया जाए, इसको सुना जाए, इस पर डेट लगाई जाए या इसको रद्द कर दिया जाए। तो फिर यूजली 75% वो रद्द ही कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो अपील मंजूर भी हो जाती है, अपील पर डेट भी लग जाती है, तब भी उस पर आपको अमल करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन ने तो एक तरीके से ये कह दिया है कि जनाब आप बताइए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, अगर हम उस पर अमल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हैं तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की नफी होगी। अब इस सारे मामले के अंदर आप बताइए करना क्या चाहिए? इसी पर जरा डिटेल में बात करते हैं, कोशिश करेंगे कोई कानूनी माहिर भी हमारे साथ मौजूद हो उनसे जरा डिटेल में बात कर लें कि अब इसका सारा मामला कहां चलेगा। लेकिन मीनवाइल सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जुल्फिकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आप दोनों शख्सियात को, मोहतरम शख्सियात को, मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुमायूं मेमन साहब, अच्छा ये तो सारा मामला हो गया। मीनवाइल जो खान साहब हैं उन्होंने भी कह दिया कि जनाब अब क्योंकि
28 सितंबर का जलसा नहीं करने दिया जा रहा, तो अब एहतजाज होगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि लाहौर के जलसे के बाद मैंने ये कह दिया था कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये एहतजाज किस तरह का होगा, किस लेवल का होगा, कहां पर जाके एहतजाज होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हुमायूं साहब, इलेक्शन कमीशन का बिल आखिर फैसला मतलब मौक़िफ़ आ गया है। अभी तो फिलहाल ये बात नजरें थी कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। 7 इजलास हुए, बिल आखिर उन्होंने एक तरीके से अगर मैं समझूं तो उन्होंने ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट से कह दिया, आप बता दीजिए हुजूर हमें किस पर अमल करना है, आपके फैसलों पर करते हैं तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की नफी होती है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर अगर फैसले पर अमल करते हैं, अयाज सादिक साहब ने भी बाकायदा तौर पर कहा था कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, तो सर हुजूर आपके फैसलों की नफी हो जाएगी। बताइए करें तो क्या करें, तो सर क्या करना चाहिए? हुमायूं साहब आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह पता है कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत सवाल पूछ रहे हैं। आपने जो बयान किया है वो एग्जैक्टली उनको उसके बारे में पता है कि यही इसका जवाब है कि उन्होंने ये करना ही करना है। अच्छा, इस दौरान में उन्होंने एक और गलत काम कर दिया है। जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक जजमेंट दी थी लाहौर हाई कोर्ट के लिहाज से कि जो रिजर्व सीट्स हैं इनके जो तनासुब होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो जनरल इलेक्शन की सीटों के बेसिस पे होता है, बाय इलेक्शंस की सीटों के बेसिस पे नहीं होता। अच्छा, तो ये जो अभी रहीम यार खान की जो सीट पे पीपल पार्टी जीती है और 4.2% या 4.5% की बेसिस पे समीना गुरकी साहबा को एक रिजर्व सीट मिली है, ये एक्चुअली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रिजर्व सीट है जो उनको दी जा रही है। ये एक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट कानून उन्होंने ये काम किया है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, तो उनको नहीं करना चाहिए था, ये एक और गलत काम किया है। इसके ऊपर अलग है। अब बात आ जाती है उस बिल की कि जो बनाए गए। देखिए, 2 किस्म के बिल होते हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं। एक बिल मैं मिसाल देता हूं जो नैब का तरमीमी बिल था जिसमें उन लोगों ने रिट्रोस्पेक्टिवली 1985 से किया था। बेसिकली इस बिल में लोगों का फायदा हो रहा था लेकिन इसमें किसी का हक नहीं मारा जा रहा था। इस किस्म के बिल रिट्रोस्पेक्टिवली और दो अच्छे नहीं होते लेकिन ये निकल जाते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन नहीं करती। दूसरे किस्म का बिल होता है जो रिट्रोस्पेक्टिव होता है, जो आप किसी का हक या किसी की जो चीज उसको मिल रही होती है वो आप उससे छीन रहे होते हैं। वो रिट्रोस्पेक्टिवली वो आमतौर पे कानून, आमतौर पे नहीं, वो नॉर्मली वो हर जगह पे वो कानून स्ट्राइक डाउन हो जाता है। आप कानून सिर्फ उस वक्त तक बना सकते हो जब तक वो किसी का हक ना मार रहा हो। सही है। अगर आप किसी का हक मारने वाला कानून बना लेंगे तो चाहे आपकी जितनी मर्जी मेजॉरिटी है, आप फंडामेंटल राइट्स और आप जो आर्टिकल 2 है उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते और रिट्रोस्पेक्टिव इस किस्म के कोई कानून नहीं बना सकते। सर, स्ट्राइक डाउन कौन करेगा? अगर आपने कहा ना स्ट्राइक डाउन हो जाएगा वो कानून, अगर आप इस तरह करेंगे कौन करेगा? ये नॉर्मली ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसको वो करेगी क्योंकि ये कानून है। कानून सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इन दोनों के अंदर ये चीज हो सकती है। और उसको फर्दर या जैसे आपने कहा है कि फर्दर रिव्यू के लिए या अपील के लिए आप अगर हाई कोर्ट में है तो आप अपील के लिए आप फर्दर जा सकते हैं, ये एक चीज है। लेकिन आप सवाल फर्ज करें, फॉर दैट मैटर हम अभी आ जाते हैं कि ये क्या करेंगे, तो उसका ये है, उसका जवाब ये है कि चूंकि ये जो एक्ट आया है या जो बिल पास हुआ है, मंजूर हुआ है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जी सर, ये इस डिसीजन के बाद का है, तो वो इस पे अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन जैसे आपने कहा ये इनको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे इनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। एक्चुअली इनके ऊपर भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा और एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा। कौन एग्जीक्यूटिव सर? वजीर आजम। एग्जैक्टली जी, क्योंकि ये याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है या जो भी कोर्ट होती है वो अपना डिसीजन एग्जीक्यूटिव के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। बट सर इसमें देखिए ना, इसमें तो ये चीज है ना, फिर मैं बदर साहब की तरफ भी जाऊंगा सर। इसमें देखिए सवाल उन्होंने बेसिकली इस फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन को करना, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा ना, तब सारी चीजें होंगी।
इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई, अब वो यूसुफ रजा गिलानी वाला दौर आपको याद होगा जब वो वजीर आजम थे, जरदारी साहब के खिलाफ खत लिखने का कहा जा रहा था, स्विस अदालतों को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कह रहे थे आप खत लिखिए, वो बराह रास्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को कह रहे थे, उनको उन्होंने अदालत में भी बुलाया। सर इस सारे मामले में उन्होंने एग्जीक्यूटिव को थोड़ी कहा, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को कहा है। देखिए वो इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। और वो जो लेटर था ना, वो बेसिकली स्विस उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का पैसा पड़ा हुआ है, जी जी, बैंकों में पड़ा है, अगर इतने मुआद के अंदर आपने लेटर लिख दिया तो हम ये पैसे भेज देंगे। वरना नहीं भेजेंगे, बिल्कुल टाइम फ्रेम था, बिल्कुल वो टाइम उसके ऊपर बात था। लेकिन हम पाकिस्तान के किसी वजीर आजम, पाकिस्तान के किसी सदर, पाकिस्तान के किसी इस किस्म के पॉलिटिशियन को कहाँ फुर्सत है कि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लाया जाए। आपने पाकिस्तान का पैसा बाहर रहने दिया, वो किसके अकाउंट में गया अब वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ चला गया वो पैसा। था तो वो पाकिस्तानियों का पैसा। अच्छा सवाल तो सर, सवाल ये भी होता है ना कि जैसे 14 सितंबर का कहा गया ना कि जनाब 14 सितंबर को ये कानून आ गया था, बन गया था इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल, लेकिन सर फैसला तो उससे पहले का आया हुआ। उस वक्त कौन सा नाफिजुल अमल किया गया, वो फैसला कौन सा नोटिफाई किया गया? सर ये है, अभी ये जब बात आएगी, अब उन्होंने सवाल कर लिया ना, अब ये कहाँ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कहाँ। और आपने जो कहा था लार्जर बेंच, वो लार्जर बेंच नहीं था, इट वाज अ फुल कोर्ट। हाँ, इट फुल कोर्ट, ऑब्वियसली फुल कोर्ट का डिसीजन है। तो अब ये जाएगा उन्हीं 13 जजों के पास, वही 13 जज इनको इलेक्शन कमीशन को बुला के कहेंगे कि भाईजान आपने जो हमने कहा था आप वो फैसला इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। अगर इनके पास कोई ये एक किस्म का जो है ना, ये इन लोगों ने डिले टैक्टिक्स करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से डिले हो जाए, और उसकी बेसिक एक वजह है, बेसिक वजह ये है कि ये जो आइन के अंदर तब्दीली लाना चाह रहे हैं, वो इस लिहाज से लाना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें किसी सबसे पहले इस चोरी को जस्टिफाई करने के लिए, इस चोरी और हॉर्स ट्रेडिंग को जस्टिफाई करने के लिए ये सारा जो आइन के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं। दो चीजें, नंबर वन, इस सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं उनका जो असर है उसको जायल करने के लिए एक ऐसा पैरेलल कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट आ जाएगा और उसके ऊपर एक बंदे को बिठा देंगे जिसको वो बिठाना चाहते हैं। और चूंकि उसमें ये कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर करेगा, अच्छा ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस मींस के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को अगर तैनाती जो है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होगी तो फिर इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएगा। ये अगेन ट्राइकोटमी या सेग्रीगेशन पावर्स के खिलाफ है। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बदर साहब ये बताइएगा, वजीर आजम साहब को वैसे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, इस वक्त मईशत ज़बू हाली का शिकार है, आपने नौकरियां पैदा करनी है, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने कानून नाफिज करना है, आपने लाकानूनियत ख़त्म करनी है। पाकिस्तान तो मसाइल से घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जब आपकी 15 महीने की हुकूमत थी आप उस वक्त कहते थे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है। सर ये एक नई चीज क्यों वजीर आजम साहब ने अपने सर पे लेनी है कि नहीं जनाब चीफ जस्टिस भी हम तैनात करेंगे, उसके लिए हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या है सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ऑनर सर। देखिए तो ये जो इकोनॉमी की आपने बात की, वो जो 16 माह थे पीडीएम की गवर्नमेंट के, हालात बहुत खराब थे क्योंकि जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया था उससे पिछली गवर्नमेंट ने, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज इज फॉर पाकिस्तानी कि आईएमएफ ने आपका अगले 37 मंथ्स के लिए $7 बिलियन का लोन, बिल्कुल 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे सर आपको 30 सितंबर को। 1.1 बिलियन मिलेगा। और आपका जो एक रास्ता रुका हुआ था, दीगर जो आपको फंडिंग्स और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज और लोन गिविंग एजेंसीज हैं, उनसे भी आपको फायदा मिलेगा। आज देखें स्टॉक मार्केट 80,000 प्लस चली गई, तो ये आई थिंक दिस इज अ गुड साइन और चीजें बेहतर हो रही हैं। आपका जो इंटरेस्ट रेट है 17.5 पे है, नवंबर में सुना है कि वो 15% पे आ जाएगा और इन्फ्लेशन 9.6 पे है। और ये चीजें जो इंडिकेटर्स हैं ये एक खुशाइन बेहतरी की तरफ है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान इस टाइम में बकौल मैं भी यही कहता हूं कि क्रॉस रोड से गुजर रहा है, जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और पाकिस्तान को इस टाइम पे जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, टेररिज्म का, गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी बचाने का और इंस्टीट्यूशंस के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें जाने का, इन इतने ज्यादा मामलात हैं कि एक बहुत बड़ा मसाइलों का
घर बना हुआ है और पाकिस्तान उस क्रॉस रोड से गुजरा है जहां पे आपको सब चीजों को एड्रेस करना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि ये जो आईनी तरमीम है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ये वक्त की जरूरत है। बिकॉज ये 2006 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था और उस टाइम पे फिर पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई 18वीं तरमीम में भी इसको किया गया, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने ब्लैकमेल करके गिलानी साहब को कि मैं 19वीं तरमीम के चक्कर में आपने, हाँ बिल्कुल, स्ट्राइक डाउन कर दूंगा, तो 19वीं तरमीम की गई और एग्जैक्टली सर मेरा, लेकिन सर अभी इतनी जरूरत क्यों पेश आ गई? फौरी तौर पर आपकी 15 माह की हुकूमत थी, उस वक्त आप कर लेते, उस वक्त तो आप लोग नहीं कर सके, उस वक्त तो अपोजिशन ही नहीं थी आपके पास, उस वक्त तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे। नंबर भी पूरा नहीं था ना, नंबर भी 2 तारीख का पूरा नहीं था। अभी भी तो नहीं है आपके पास, अभी कहां से नंबर पूरा है? अभी कहां से नंबर? देखिए, अभी नंबर नहीं है तो इसलिए तो रुके हुए हैं, लेकिन अगर नंबर पूरा हो जाएगा तो आईनी तरमीम करना तो पार्लियामेंटेरियंस का राइट है। 25 तारीख से पहले करेंगे, 25 अक्टूबर से, 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है ये। देखिए, ये जो आईनी तरमीम है ना, एक मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इसके अंदर गलतफहमी भी लोगों को है। एक तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है और दूसरा, अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कोई इकदाम करेगी जिससे ये पावर एग्जीक्यूटिव को चली जाए और वो डिसीजन ले, ऐसा नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ बैलेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लिमानी कमेटी के बीच में एक तवाज़ुन होगा कि वो बैलेंस रख के इसकी जजेस की अपॉइंटमेंट करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं सर। इरफान सिद्दीकी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे जनाब जरूरी, पार्लियामेंटेरियन अगर गलती करता है तो अदलिया जो है ना उसकी तस्हीह कर देती है, सही कर देती है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि यार अदलिया गलती नहीं करेगी, अदलिया भी गलती कर सकती है, उसको भी सही करने वाला कोई होना चाहिए। इसीलिए ये जो है हम आईनी अदालत लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट लेकर आ रहे हैं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इज्जत माफ सर, अगर उनसे गलती हो गई फिर कौन उसको सही करेगा? ये सोचा सर आपने? इस तरह तो सर ये बैलेंस ऑफ पावर तो बिगड़ता चला जाएगा ना। ये फिर पार्लियामेंट का क्या काम है? बंद कर दें तो पार्लियामेंट को, अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकता, अगर सुप्रीम कोर्ट की गलती को भी नहीं ठीक कर सकता और अब आइन और कानून भी नहीं बना सकता, तो फिर पार्लियामेंट का काम क्या है? फिर इन लोगों को कहें जाएं अपना जाके आइसक्रीम बेचे सारे, इन्होंने क्या करना है फिर? तो ये ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हैं। सर, सुप्रीम पार्लियामेंट का काम आइन और कानून साजी करना है, बिल्कुल करना है। ये बात मैं आपको एक अमरीकी जज के एक कोड आपको शेयर कर देता हूं सर फिर आप कमेंट करिएगा बदर साहब। अमरीकी बड़े मशहूर एक जज साहब रहे हैं, उन्होंने इस बैलेंस ऑफ पावर को ना बड़ा डीपली डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था आइन जो है ना वो पार्लियामेंट बनाती है, आइन की मां पार्लियामेंट होती है क्योंकि पार्लियामेंट से ही आइन बनता है, लेकिन उन्होंने कहा आइन की तशरीह वो होती है जो हम करते हैं। उन्होंने ये बात बयान की। ठीक है, अब तो आप सर मेरी बात पहले कंप्लीट तो सुन लेना, फिर आप बदर साहब जवाब दीजिएगा। अब आप आपकी बिल्कुल सही है, बहुत सारे ममालिक है, 25 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां पर आईनी अदालतें मौजूद हैं, बिल्कुल आपकी वजह। लेकिन सर उससे पहले भी तो देखें, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात उनके अवाम के पास मौजूद हैं, तभी उन्होंने ये तमाम चीजें की हैं। आपके आधे से ज्यादा लोग तो सर खतरा गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास दीगर मसाइल नहीं है। तो सर उस मसले को पहले सॉल्व करना चाहिए कि आप ये बैलेंस ऑफ पावर को पहले सॉल्व करना चाहते हैं। सलमान साहब, ये जितने मसले हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्ट्रेटजी साइड बाय साइड चलेंगी। अगर आप कहेंगे कि जी पहले हम टेररिज्म को सॉर्ट आउट करेंगे या आईनी मामले को सॉर्ट आउट करेंगे फिर दूसरे की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सारे मामलों को साइड बाय साइड चलना है और तमाम जो आईनी इदारे हैं उन्होंने अपनी हदूद में रह के आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। यहाँ पे ये जो बात आपने कही है, आपको मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, लेकिन उसकी तौसीक जो है वो वहां की कांग्रेस करती है, उसको असेंट देती है। तो ये जो बात है, दिस इज अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशंस। कि आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना पावरफुल होता है, लेकिन उसको आगे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए या वीटो करने के लिए कांग्रेस मौजूद होती है। अगर वो उसकी तौसीक नहीं करती, उसको आगे असेंट नहीं देती, तो वो फैसले बीच में लटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फैसले माजी में तारीख में देखे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो वक्त की जरूरत है वो इस बहस से बाहर निकल के हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
इंस्टीट्यूशंस का जो चेक एंड बैलेंस है, चलो मैं आता हूं, बिल्कुल मैं आता हूं, पार्लियामेंट, बिल्कुल बदर साहब मैं आपकी इन तरफ आता हूं। तीनों के बीच में कैसे तवाज़ुन रखा जा सकता डन हो गया है सर, ताकि डन। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इनके ऊपर चलता रहे। पॉइंट आ गया हुमायूं साहब। सर बात तो वैसे दुरुस्त है ना, अगर पार्लियामेंट का काम ही आइन और कानून साजी करना। अच्छा सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये, चले हो सकता है टाइम फ्रेम सही ना हो सकता है आपको लग रहा हो सकता है बहुत सारे और लोगों को लग रहा हो कि ये टाइम फ्रेम सही नहीं है ये 26वीं आईनी तरमीम करने का, लेकिन डू यू रियली थिंक सर कि सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जो आईनी अदालतों के ये आईनी मामलात के फैसले करे, खालिसतन आईनी मामलात के, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर अवाम के मसलों के फैसले वहां पर किए जाएं, क्योंकि 61,000-62,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं सर। देखिए मुझे समझ नहीं आती, मिसाल हम देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की और पता कख नहीं है। यूनाइटेड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, स्कॉटस, ये हाईएस्ट कोर्ट इन द फेडरल जुडिशरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। ये इवन जो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए ये उसके भी ऊपर है। ठीक है जी, आप वही बता रहे हैं, यही कह रहे हैं। अच्छा देखिए एक बात है, हम ये कह रहे हैं अब जो इरफान सिद्दीकी साहब है वो कहते हैं कि उनके फैसले गलत होते हैं। सही, गलत होते हैं, गलत हो सकते हैं, हो सकते हैं, होते भी होंगे। बहुत सारे फैसले गलत हुए पास में, ऐसी कोई नहीं है डिसीजंस गलत हुए। इंसान खता का पुतला है सर, हम सबसे खता होती है, हम सबसे गलती हो सकती है। जो गलत फैसले हुए ना वो खता नहीं थी, वो डिलिबरेट थी। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जो था वो डिलिबरेट एक्ट था, और उसके लिए जो सहारा लिया गया था वो याद रखना, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो 5th और 6th अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें अपील का हक और जिसमें बेल चीज को उन्होंने लिमिट कर दिया था या खत्म कर दिया था, उसी के अंदर उसी जाल में वो खुद फंस गए थे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामान है, वो गलत लॉज पास करती हैं। उस गलत लॉज की बेसिस पे गलत जजमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। इट्स अ विशियस साइकिल, और ये विशियस साइकिल पाकिस्तान में 1954 के गलत जजमेंट जो थी, जिसको जो जस्टिस मुनीर साहब की थी, ठीक है ना, उधर से ये स्टार्ट होती है, और उसके फिर बेसिस पे आप देखें क्या कुछ नहीं हो चुका पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गलत तरफ जा रहे हैं, और हम वो गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक और गलत काम कर रहे हैं। जब अगर हम एक नियत करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी है, उसको हम इंटरप्रिटेशन के लिए चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डेमोक्रेसी। उसमें 3 फंडामेंटल चीजें हैं। एक एग्जीक्यूटिव है जो कि चीजें करती है, और ये कैबिनेट इसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज है पार्लियामान है जो कि लॉज बनाती है, लेकिन वो लॉज जो होते हैं ना, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और पाकिस्तान में जो कि इस्लाम पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, आर्टिकल 2 है, इन दोनों को वो नहीं वो कर सकती, डिफाई कर सकती। ठीक है। और तीसरी चीज है वो है जुडिशरी, और जुडिशरी वो है कि जो भी आप आइन बनाते हैं, वो जुडिशरी जो होती है उस आइन को इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। ठीक है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन अब मैं आपको बता देता हूं, मिसाल के तौर पे पार्लियामान ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक कानून बनाया, आर्टिकल 63A, जो प्रिवेंट करता है हॉर्स ट्रेडिंग को। बिल्कुल। और उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होता है उसको सजा देता है। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक प्यूनिटिव है और एक प्रिवेंशन है। बिल्कुल इसी लिहाज से अब अगर हम चले जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, आपने सजा देनी है तो आप उनको प्रिवेंट मत करो, दैट मींस कि आप हॉर्स ट्रेडिंग हो लेने दो, आप वोट दिलवा दो। आप जुर्म बेसिकली अगर उसको जुर्म के तौर पर अगर समझा जाएगा तो आप जुर्म होने दें, उसके बाद फिर आप सजा दें। आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। दूसरे लफ्जों में हम ये कानून बना रहे हैं कि अगर एक चोर ने चोरी कर ली है तो उसको या चोरी की सजा दो, या उससे चोरी का माल मत वापस लो, या माल वापस ले लो तो उसको सजा ना दो, और अगर सजा दोगे तो चोरी का माल उसका हो गया। बेसिकली ये हम लॉ बनाना चाह रहे हैं।
हम पाकिस्तान में कानूनन हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देने लगे हैं। ये पाकिस्तान का आइन बनने वाला है। ये पाकिस्तान के अंदर हम आइन की शिकों की इंटरप्रिटेशन कराने के लिए कहते हैं कि भाई मेरे, आज के बाद अगर डॉक्टर हुमायूं को पीपल्स पार्टी वाले 50 करोड़ रुपए देते हैं या 1 अरब देते हैं तो को कर दे, फिर डॉक्टर हुमायूं को आप सजा दो सकते हो, उसका वोट नहीं गिनोगे। डॉक्टर हुमायूं उस 1 अरब रुपए लेकर बकौल बिलावल भुट्टो के दोबारा इलेक्शन में जाएगा और 20 करोड़। सारी जमातें, वैसे बिलावल साहब ने एक और बात भी कही है, मैं फिर सॉरी टू कट यू आउट सर, लेकिन बिलावल साहब ने एक बात कही कि आईनी अदालतों के क़याम के लिए एटलीस्ट एट दिस पॉइंट सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। आपका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जेयूआई को उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना साहब भी चाहते हैं कि आईनी अदालतों का क़याम अमर में लाया जाए। और वो तरीक़ेकार है मुसव्विदे को छुपाना, मुसव्विदे को पोशीदा रखना, मुसव्विदे मुख्तलिफ जो मुसव्विदे मुख्तलिफ सियासी जमातों को देना। उन्होंने कहा उसके तरीक़ेकार पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ के लिए इत्तेफाक रखते हैं कि आईनी अदालतों का क़याम होना चाहिए। सर मेरा आपसे पॉइंट ये, पीटीआई समझती है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं आईनी तरमीम की, और हम आईनी तरमीम के ऊपर हम कोई बहस करने की इजाजत नहीं दे रहे। ना हम उसको लोअर हाउस में, ना हम उसको अपर हाउस में, ना हम उसको कमेटियों में जाके कैबिनेट में नहीं आ रहा, आप तो छोड़ते हैं। मैं आपको यही, मैं देखिए ना, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, इन दोनों ने इतराफ किया हुआ है कि हम लोगों ने मुसव्वदे देखे ही नहीं। हम वो मुसव्वदे पास करना चाह रहे हैं जो हमने देखे ही नहीं, जिसके ऊपर बहस ही नहीं है। अब आप सोच लें द क्वालिटी ऑफ लॉ मेकिंग इन पाकिस्तान, और फिर हम कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है। ये पार्लियामान सुप्रीम चाहे हो सकती है, ये पार्लियामान सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज आप छुप के करते हो इसका सही तरीका है आप करते हो, आप इसको पार्लियामेंट में पहले लोअर हाउस में ले कर दो, उसके बाद इसके ऊपर पूरी तरीके से 15, 20, 25 शिकवार बहस की जानी चाहिए। बिल्कुल, एक एक शिक के लिहाज से हर एक मेंबर इसके ऊपर बहस करे। अच्छा, फिर इसके ऊपर वो जो 2 किस्म के इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। एक जो असल स्टेक होल्डर है वो अवाम है, अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव इदारे हैं वो बीच में है। नंबर 2 स्टेक होल्डर है जो कानूनदान है, और जो खास तौर पे वो कानूनदान जिनका काम ही कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के साथ है, आप उनको लेकर आए, उनकी आप राय ले। अच्छा, फिर इसको कमेटी में भी भेजें, कमेटी से जो राय है फिर उसको फुल हाउस को एज अ कमेटी भी डिस्कस करे, फर्दर डिस्कस करे, फिर वहां से जब पास हो इसको भेज दें आप सेनेट में, फिर लेट द सेनेट डू इट। ये कोई 4, 6, 7 तो उसमें टाइम निकल जाएगा ना, वो जो टाइम आपको भी पता है, हमें भी पता है वो सारी। अगर देखिए, अगर फर्ज करे इसका ताल्लुक एक टाइम के साथ है, तो फिर ये टाइम स्पेसिफिक है, और टाइम स्पेसिफिक है इसका मतलब है ये पर्सन स्पेसिफिक है। तो फिर केस को आप मैं इसका जवाब ले लेता हूं सर बदर साहब से, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप लोग किस तरह का एहतजाज करने जा रहे हैं। बदर साहब, फिर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि अगर आप लोग इतना पोशीदगी के साथ लेकर आते हैं, आपको खुद नहीं पता होता, दीगर लोगों को नहीं पता होता। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया कि एक सियासी जमात के पास अलग मुसव्विदा है, दूसरी सियासी जमात के पास अलग मुसव्विदा है। मौलाना फजल रहमान साहब, जिनसे जरदारी साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो मेरे पास मुसव्विदा है वही बाकी लोगों के पास मुसव्विदा हो। सर, आप लोगों ने 18वीं तरमीम पास की थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 18वीं तरमीम पास की थी, सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को आप लोग एक एक चीज बयान करते थे, शिकवार बयान करते थे, हमने तो वो देखा है। अब हम ये दौर भी देख रहे हैं कि पोशीदगी के सो रहा है सारा चीज। देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पोशीदा रख के कोई ऐसा तरमीमी काम कर दिया जा सके, कोई अमेंडमेंट लाई जा सके। और इसका एक तरीका कार प्रोसीजर डिफाइन है पार्लियामेंट के अंदर कि उसने पहले कमेटी में जाना है, वहां पे उसके ऊपर बहस होनी है, तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका वहां पे नुमाइंदा मौजूद होगा। फिर वहां से अप्रूव होने के बाद वो कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल होगा। ऐसा देखें, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुसव्वदा ही नहीं था। मुसव्वदा आता ये तो और क्या कह रहा हूं
मैं आपसे क्या मैं जो बात आपको कर रहा हूँ उस बात को समझे। अगर मुसवदा होता तो कानून साजी हो ना जाती, कानून साजी तो हुई नहीं। संडे की रात को पार्लियामेंट के अंदर किस बात के लिए जमा हो रहे थे सर? सारे जिन्होंने ये किया है वो आप उनसे पूछें कि भाई किस चीज के ऊपर आपने संडे की रात को असेंबली का इजलास बुलाया। ये तो हुकूमती जो टीम थी वो सारा मैनेज कर रही थी। मुझे नहीं पता कि क्यों ये मामला किया गया। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं थोड़ी सी जसारत भी तो कर सकता हूं ना कि आप लोग अगर गए, आप लोग गए तो आप लोग भी तो कुछ गए होंगे ना किसी वजह से। मौलाना साहब के पास जब बिलावल साहब गए, मुशावरत हुई, सारी चीजें हुई, तो वहां पे जिन चीजों के ऊपर बिलावल साहब को रिजर्वेशन थी मौलाना साहब के साथ डिस्कस किया और उसके बाद ये चीज तय हुई कि पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी और मौलाना साहब अपनी लीगल टीम से अपना ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे। उसके बाद बैठ के बातचीत आगे चलेगी और कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। अब हमारी जो लीगल टीम है बिलावल साहब के साथ मुशावरत के साथ वो कर रही है जिन चीजों पे रिजर्वेशन है। ये जो 63A की सेनेटर साहब बात कर रहे थे, हमें उसके ऊपर भी इतराज है। ऐसा कोई भी का इकदाम नहीं होने देंगे जिससे इस मुल्क के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो। पीपल्स पार्टी उसकी हमायत नहीं करेगी और किसी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 की भी सपोर्ट नहीं करेगी जिस पे इतराज है। और जहां पे बात रह गई पर्सन स्पेसिफिक होने की, उसकी भी सपोर्ट नहीं करेगी। और जहां पे एज का मामला था उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा किया जा रहा है। बिकॉज एज के ऊपर भी पीपल्स पार्टी को जो है वो तमाम फ्री कैन से इनपुट लेने के बाद बातचीत की जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इकदाम होने जाएगा जिससे कोई ऐसी चीज जो पर्सन स्पेसिफिक नजर आए। बिकॉज ये जो रोटेशनल मैटर होगा और सुप्रीम कोर्ट जो है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है। पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो साहबा का ये विजन था और बिलावल साहब इस मिशन के ऊपर लगे हुए हैं और ये पहले ब्लैकमेल करके किया गया, अभी इसको हमने करवाना है। तो आप कैसे करवाएंगे? आपके पास नंबर तो है नहीं सर, मैजिक नंबर तो नहीं है ना। मैं आपको बता दूं, इस पे जो हेयर से है और मीडिया के ऊपर जो लोग एंटीसिपेटरी आके गुफ्तगू करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो जिन शिकों के ऊपर अमेंडमेंट होनी है, अनलेस एंड अनटिल ये टेबल नहीं होती और वो चीजें सामने मंजरेआम पे नहीं होती, तो उतनी देर इसके ऊपर हेयर से पे बात करना मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी दी जा रही है। तो ये ऐसे ही चीजें चल रही हैं जो जिसके ऊपर बाद में यू टर्न ले लिया जाएगा। चले मैं आगे बढ़ता हूं सर शो के अंदर। अच्छा सर, हुमायूं साहब, ये आज मैं देख रहा था ये बानी पीटीआई का एक मौकिफ है कि अब में 28 सितंबर का जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा सर? देखिए, मेरा जो ख्याल है क्योंकि उनको हमें इजाजत नहीं मिल रही तो उसको हम लोग जलसे की बजाय हम उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जलसों की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद और ये याद रखें, एक रीजनेबल जगह होती है जहाँ पे हर एक वो जलसा करता है, जहाँ पे पहले लोगों ने जलसे किए हुए हैं, वो सारी चीजें एक रीजनेबल होती है। बिल्कुल सर। नंबर 2, अगर फर्ज करें अगर आप और जलसों की वजह क्या होती है, इन लोगों को असल में चूंकि इनका कनेक्ट अवाम के साथ है नहीं, ये लोग फॉर्म 47 की पैदाइश है तो इनका अवाम के साथ कनेक्ट नहीं है। जलसा होता है जो आप अवाम के साथ कनेक्ट होते हो, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हो जिन्होंने आपको वोट दिया होता है, जिन्होंने आपके ऊपर एंट्रस्ट किया होता है अपनी जो सोच होती है कि आप हमें सही मायनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप वापस उनके पास जाते हो और आप उनसे कहते हो कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये चीजें मुश्किलात हो रही है, तो आई नीड योर सपोर्ट। दैट इज व्हाट जलसा इज। अब जलसे में कितने लोग आते हैं उसका तारा 2 चीजों से उसका ताल्लुक है। एक, इससे पहले की जो एक ट्रेडिशन बनी थी तो पिछले 40 साल में ये थी कि आप लोगों को ब्राइब करते थे, किसी को कीमे वाले नान, किसी को बिरयानी, किसी को पैसे, किसी को क्या वो करते थे। या फिर गवर्नमेंट के फंक्शनरी से लोग आ जाते, कोई पटवारियों को ले आता था तो किसको ले आता था, कोई किसको ले आता था।
इन चीजों को हमने चेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यहाँ पे अवाम अपने बच्चों के साथ आती है, यहाँ पे अवाम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ है, यहाँ पे वो लोग जो अपाहज होते हैं वो भी आते हैं, जिनको प्रॉब्लम होते हैं, जिनके लिए मुश्किलात होती है, वो सब आते हैं। क्यों? वो हम लोगों ने उस सिस्टम को बदल दिया। तो अब अगर हमें वो इजाजत नहीं है कि हम अवाम के साथ कनेक्ट हों, हम उन लोगों के साथ जाएं जो सुप्रीम है। सर हुमायूं साहब, ये आपने फैमिली का जिक्र किया है कि माँ बाप के साथ आते हैं, बीवी बच्चों के साथ आते हैं। सर ऐसे जलसों के अंदर फिर उस तरह का लबो लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना, जिस तरह सीएम केपी ने इतनी बड़ी सीएम होते हुए उन्होंने जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया था, जिस तरह की धमकियां दी थी। सर उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम बैंड बाजे के साथ आएंगे। नहीं सर, उन्होंने कहा था कि जो सहाफी जो साहब वो, अब मैं वो लफ्ज नहीं रिपीट करना चाहता सर, आपको भी पता है उन्होंने क्या कहा था। सर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरह है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा वो करता हूँ। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के अंदर काली भीड़े हैं, जो सियासतदानों के अंदर काली भीड़े हैं, जो इंजीनियर हैं उनके अंदर भी है, जो उस्ताद हैं उनके अंदर भी है, जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर भी है, जो सहाफी है उनके अंदर भी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अब अगर मैं एक खास नंबर ऑफ सहाफी, नॉट एवरीवन, एक खास है, उसमें लिखा था कुछ सहाफी लोग, अगर आप उनको दोबारा पढ़ ले, उनके जी सर, मैं इस बात से, हम आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। आगे बढ़े सर, आप बताएं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई, देखिए इसमें ये कोई गलत बात नहीं थी। हाँ, हम लोगों को अपने अंदर भी सर, मैंने ये बात आपके मुंह से नहीं सुनी कभी। मैंने ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के मुंह से नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया है, उनके मुंह से नहीं सुनी सर। जब शामुद कुरैशी साहब गिरफ्तार नहीं थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनके मुंह से नहीं सुनी सर। मैंने जी, मैं आपको एक बात बता, ये सर देखिए, बात करने का भी तरीका होता है ना सर, पॉइंट ये तरीका होता है। अगर आप हम लोग सर आपसे सवाल करते हैं, हो सकता है वो सवाल आपको चुभता हो, बुरा लगता हो, लेकिन सर वो तहजीब के लहजे में होता है ना सर। उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात चीजें उन्होंने कही है, ठीक है, वो सख्त अल्फाज थे। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो मफहूम उनका था वो मफहूम सही था। हाँ, उनके अल्फाज बेहतर तरीके से अदायगी। सर मुझे वाइंड अप करना है, मुझे बताइए सर, एहतजाज किस तरह का होगा? लॉन्ग मार्च वगैरह करेंगे? क्योंकि उसी में कहा था कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी रुक कर सकते हैं, 2 हफ्ते में नहीं हुआ तो क्या आप लोगों का अभी फिलहाल एहतजाज का? इसके ऊपर जो पार्टी डिसीजन लेगी फिर उस लिहाज से देखा जाएगा। अभी ऑप्शंस तो होंगे ना कोई? सर ऑप्शंस तो बहुत कुछ हो सकते हैं ना, ऑप्शंस तो हजारों चीजें, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मैं आपको कहां से गिनाना शुरू करूं? कुछ लॉन्ग मार्च है सर उस फैक्टर के अंदर। मैं आपके चैनल पे आपके एहतजाज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, आप एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करता हूं आपके चैनल पे होते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका आईनी हक नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं एहतजाज करता हूं, ठीक है, और आपको चाहिए आप मेरे एहतजाज में मेरे साथ खड़े सर। देखिए, एहतजाज और इजहार राय उस वक्त तक इजाजत होती है उसकी जब तक दूसरा उससे मुतासिर ना हो, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। मेरी इजहार राय से अगर आपको तकलीफ होगी तो सर फिर मेरे पास भी वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई आपका इजहार राय दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और एहतजाज भी होता है। सर थैंक यू सो मच मेमन साहब, आप हमारे साथ थे। हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फिकार बरदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और उसमें से ये हो रहा है कि जनाब IMF के साथ मुआहदा हो गया है। 24वां गालिबन ये मुआहदा है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से ये 24वां मुआहदा है। सबसे पहले 1958 में गालिबन हम शायद IMF के पास गए थे। अब इस मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत पर क्या पॉजिटिव असरात मुरत्तब होंगे, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ खाकांग नजीब साहब माहिर माशियात एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, तो कहीं जाइएगा। जनाब प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए हुकूमत काफ़ी से कोशिशें कर रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान जो है वो IMF के पास गया है। इससे पहले भी गालिबन शायद पहली बार 1958 में पाकिस्तान पहली बार IMF के बाद गया था, और उसके बाद तकरीबन 20 बार या 22 बार तकरीबन पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, और पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है जो IMF से मुसलसल कर्जे ले रहा है। लेकिन ये कर्जा जो कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की पहली किस्त है 30 सितंबर को पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन IMF से जब भी मुआहदा होता है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, ये एक उमूमी सवाल है आवाम के लिए, क्योंकि जब IMF पाकिस्तान को कर्जा देता है तो सख्त शराइत के साथ देता है। उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे टैक्स लगाया जाता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता है, साथ साथ बिजली की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा किया जाता है, ताकि जो कर्ज की अदायगी है वो दोबारा से की जा सके। अब ये जो कर्ज मिला है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए
बेहतर नताइज लेकर आएगा या आवाम के लिए मजीद अजियत का बाइस बनेगा? खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। माहिर माशियात है खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम वेल सर, इट्स एन ऑनर। खाकान साहब, ये बताइएगा, ये अब हर दफ़ा IMF के पास जाते तो हम हैं, और जब भी ये पाकिस्तानी अवाम से आप भी मिलते होंगे, हम सब अवाम का हिस्सा ही हैं, लेकिन हम क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर आते हैं, थोड़ा सा बेहतर मालूमात रखते हैं, लोगों तक रसाई आसानी से हो जाती है। लोग कहते हैं कि जनाब IMF के पास गए, चलें जनाब, बिजली की कीमतों में भी इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा। मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा, ये जो पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है IMF की तरफ से, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर खबर है? पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त IMF की सपोर्ट के बगैर चलाना दानिशमंदी नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को 26 अरब डॉलर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स में जमा करने थे। अगर IMF की अटैचमेंट, IMF की एग्रीमेंट ना होता तो आप ये जमा ना कर पाते और मुल्क में डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। ये मई 2023 में जाएंगे तो ऐसी ही सिचुएशन थी जब प्रोग्राम डीरेल हो रहा था। जी जी बिल्कुल। सो आपको एक जिसे कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है अफरात ज़र में कमी हुई है, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा संभल गया है। कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त अगर आप देखें तो 9.5 अरब डॉलर के करीब हैं, जो नीचे 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। बिल्कुल। सो ये है जो रिस्टोर हुई है स्टेबिलिटी। इसने क्या अवाम पे असर डाला? पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी इसलिए हुई कि 315 रुपए का जो रुपया था अगेंस्ट द डॉलर, इट हैज सर्टेनली कम डाउन टू 285, 282 एंड 277 का आज रेट है गालिबन शायद सर। Right. So, so obviously it has come down, right? So इसने आपको एक रूम फराहम किया कि आप कर सकते हैं ये कट ऑन दी पेट्रोलियम प्राइसेस। अफरात ज़र में कमी हुई तो 22% की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें आपको ईजिंग की गुंजाइश मिली, और उसमें आपने 450 BPS यानी कि 4.5% की कमी देखी। शरह सूद की बात नाउ डाउन जी, शरह सूद जो है, so the policy rate is now down to near 17.5 के करीब। इसी तरह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है वो अगर रिन्यू हुआ, सो उसमें आपने ये कि कराची स्टॉक एक्सचेंज has been a good performer. Pakistan Stock Exchange has been overall 80% higher than where it started. So ये चीजें आपको दिखाई दी। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि जो वल्नरेबिलिटीज और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो अभी भी फॉर्मिडेबल हैं। इसका क्या मतलब है? कमज़ोर इकोनॉमिक गवर्नेंस है, अभी भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे सिस्टम को चलाने में। प्राइवेट सेक्टर के एरियाज में कंपेटिटिव मार्केट्स नहीं हैं, पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, बिजली का सेक्टर कमज़ोर है, हमारी जो अभी भी टैक्स बेस है वो नैरो है, अभी भी हम जिसे कहते हैं मालियाती खसारे की ये इस उम्मीद में है कि कम कर लेंगे, पर पहले क्वार्टर का ही FPR का एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। सो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, आपको एक टाइम मिल गया है। ये जो सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको जाकर फंडामेंटली ठीक आपने करना है। IMF एक ICU का डॉक्टर है, उसने आपको ICU के वार्ड से सर्जिकल टेबल तक पहुंचा दिया है। द सर्जरी हैज़ टू बी डन बाय लोकल डॉक्टर्स। IMF की जो शराइत हैं वो कुछ कड़ी भी होंगी, कुछ नरम भी होंगी, ये मैटर ऑफ निगोशिएशन है। आपने मिसाल बड़ी अच्छी रखी है सर खाकान साहब, बट डू यू रियली थिंक वी हैव दैट सफिशिएंट डॉक्टर्स जो इस सारे मामले को बेहतर कर सकें? ठीक है, आपने ICU से निकाल के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन क्या आपके पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसको अपने पैरों पर खड़ा कर सके पाकिस्तानी मईशत को? तो आपने ये क्रिटिकल सवाल सामने रखा है। मेरा मुशाहिदा पाकिस्तान इकॉनमी पे, और मैंने कई साल काम किया है गवर्नमेंट के साथ भी और बाकी मुल्कों को भी बहुत क्लोजली देखा है, वो ये है कि पाकिस्तान का असल चैलेंज तो ये है कि हमने अपनी सोच को आउटसोर्स किया हुआ है। और आज भी हम ये समझते हैं कि शायद कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की ये सर्जरी कर देगा। 77 साल में FBR के कई प्रोग्राम, पाकिस्तान के पावर सेक्टर के कई फॉरेन प्रोग्राम्स चले हैं। अगर यहाँ खड़े हैं तो आज ये मान लीजिए ना कि अगर आपने FBR के पिछले 10 साल में 15 हेड्स तब्दील किए हैं तो आप
ये बिल्ड नहीं कर सके कॉम्पिटेंस कि आप मुल्क को ठीक कर सके। ये बात कलीदी है। पाकिस्तान इज एन HR इशू। पब्लिक सेक्टर HR की वीकनेस हमें यहाँ पे ले आई है, पर हम शायद ये बिलीव नहीं करते कि हम कॉम्पिटेंट लोग उन पोजीशंस पर लाएं जो उन पोजीशंस पर आकर कलम की ताकत से वो फैसले कर सकें, जो माइंडसेट बदल सके। सारी गुफ्तगू जो है वो होती है IMF पैसे इससे पकड़ लो। ये तो बात बहुत ही जिसे कहेंगे 10% है इकोनॉमी को ठीक करने का। Exactly. एफिशिएंसी, पैदावारी सलाहियत, कंपटीशन, मार्केट्स, नई फर्म्स। और सर आपने जो इब्तिदाई में मेंशन किया, मैं तो उस वक्त खाकन साहब ट्रांसमिशंस भी कर रहा होता था जब पाकिस्तान के रिजर्व से वो $3 अरब से भी नीचे चले गए थे। बड़ा क्रिटिकल दौर था। अब सर 9-9.5 अरब डॉलर इस वक्त हैं, लेकिन इसमें से कितने हमारे अपने हैं और कितने हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तो एक बुनियादी सवाल है। अगर हम पड़ोसी मुल्क को देखें, $650 अरब की इकोनॉमी को लेकर खड़े हैं, हमारे पास $9 अरब हैं, उसमें से भी $3 अरब गालिबन शायद सऊदी अरब या UAE के, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये तो सर आप वही वाली बात है कि आप चलें, ठीक है, आज सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए ये सर्वाइविंग सिचुएशंस जो है वो पिछले 3-4 साल से चल रही है मुस्तकिल। जब मनमोहन सिंह 1990 में आए थे तो उन्होंने वजीर खजाना बनने के बाद एक स्पीच दी थी, और उनकी जो स्पीच का मतन था वो आज भी उन मुल्कों के लिए जो वहीं खड़े हैं वो 3 लफ्ज़ों में बयान करता हूँ: लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान ने अगले 3 साल में अमली जामा पहनाना है। इसको करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट लोग और वो लोग जो फिलोसॉफिकली समझते हो कि किस तरह आपने ये तब्दीली को जो इस वक्त आपको इकोनॉमी में चाहिए, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और जिसे कहेंगे आसानियां पैदा करके और दुनिया से अपनी फर्म्स को compete कराकर पैदा करनी है, ये की जाए। ये सारी गुफ्तगू के हम पैसे ले लें और IMF के तो 24 प्रोग्राम्स में जा चुके हैं ना। जी। ये ठीक है कि उसमें से कंप्लीट आपने एक प्रोग्राम किया। हाँ, मैं ये कहने वाला था, आपने किए तो कंप्लीट तो कोई भी नहीं किया। तो पहले ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट कैसे करेंगे। 30 सितंबर को पहला चैलेंज आएगा जब FPR के रेवेन्यूज जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह मियां से कि आपका शॉर्टफॉल ना हो, क्योंकि अगर शॉर्टफॉल हुआ और नए टैक्स। अच्छा सर, मेरे पास टाइम की कमी है खाकान साहब, मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहूंगा मैं, क्योंकि व्हाट अबाउट डिमोनेटाइजेशन सर? इंडिया की मईशत ने नेक्स्ट लेवल पर वो लेके गए डिमोनेटाइजेशन के लिए। हम क्यों सर इस तरफ कदम नहीं उठाते? हम सारी चीज़ों को लीगलाइज क्यों नहीं करते हैं? हम ये हार्ड मनी को ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? इससे भी तो सर आपकी मईशत को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। देखिए, जब मईशत चैलेंज हो और जब वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हों तो कोई ऐसी नई चीज़ करना, रिफॉर्म को सीक्वेंस भी करना पड़ता है, उसको पाथ भी बनाना पड़ता है। डिमोनेटाइजेशन इस वक्त करना will not be a good idea for Pakistan because वो already इतने challenges खड़े हुए हैं। इस वक्त अगले 3 साल में 37 महीने का प्रोग्राम कंप्लीट करने की टीम बनाई है, एनर्जी सेक्टर की सर्जरी करने की टीम बनाई है, प्राइवेटाइजेशन करने की टीम बनाई है, पाकिस्तान की डीरेगुलेशन करने की टीम बनाई है, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने की टीम बनाई है, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर को लीनर कीजिए, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कीजिए, इसका मतलब है उनके बढ़ने की शरह को संभालिए। प्रोविंसेस की टैक्स कलेक्शन 800 मतलब 0.8% है, ये मतलब ना होने के बराबर है। इसको बहुत से टैक्स, ये तो सियासी नजर हो जाता है ना सर, ये तो हमारा रोना है। जब भी बजट आ रहा होता है हम तो यही रो रहे होते हैं। खाकान साहब, मैं गुजारिश हमेशा ये करता हूं कि हम कहते हैं पॉलिटिकल विल नहीं है, पाकिस्तान इज अ केस जहां पे टेक्निकल विल डेवलप ही नहीं कभी हमने की, हमने कभी प्रोफेशनल विल डेवलप ही नहीं की, वरना हर चीज को। अब मैं एक मिसाल देता हूं, लेट्स से इफ आई वाज टू एडवाइस द गवर्नमेंट कि शॉर्टफॉल आ गया है 30 सितंबर को, अब क्या करें? पहले तो यह है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के बड़े तरीके हैं, होने ना दें, चलें हो गया। तो पहली चीज यह है कि अपने जारी अखराजात को कम करके उसको पूरा करें, वो नहीं होता PSDP से करें, वो नहीं होता प्रोविंसेस को कहें अपने ADPs काट के पैसे दें।
तो नहीं तो 3 तरीके, फिर IMF के पास जाएं, उनको समझाएं कि भाई एक स्लोइंग इकोनॉमी है, 2.5-3% की ग्रोथ है, ये इतना बड़ा 40% टैक्स का जंप जो है पॉसिबल नहीं है, बट द एफर्ट इज देयर, इसको टाइम लगेगा। 1.5% अगर GDP की ग्रोथ नहीं भी आती तो कम आ जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, दीज आर द फैक्टर्स। खाकन साहब, टाइम की कमी, वरना जरा मैं डिटेल में आपसे जरा और बात करता। वेरी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही थी। थैंक यू सो मच खाका। नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पहली बार तो ये नहीं हुआ है कि पाकिस्तान IMF के पास गया है। ये कोई 22वीं 23वीं और गालिबन शायद 24वां प्रोजेक्ट है जो कि IMF के साथ किया जा रहा है, लेकिन एक प्रोजेक्ट ही सिर्फ हमने जो जिसे मुआहदा है उसको मुकम्मल किया, बाकी सारे मुआहदे मुकम्मल नहीं हो सके। लेट्स सी आने वाले फ्यूचर में क्या होता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ नहीं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर को आपसे 10 बजे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा।